क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं करंट अफेयर 9 जनवरी का। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है और सारे जितने इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है सबके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका मेंस और चाहे प्रीलिम्स दोनों के लिए। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए एक जेंटल रिमाइंडर है कि ईपीएफओ 2020 और यूपीएससी 2021 का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है। मतलब इसमें टेस्ट सीरीज भी है, स्टडी मटेरियल भी पूरा है और साथ ही साथ डिस्कशन, डाउट, डिस्ट्रक्शन सब कुछ आपका 1-to-1 किया जाता है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो 8564880530 या फिर 9696060608 पे कॉल कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ने से पहले अच्छा, आज के क्या टॉपिक्स हैं? आज के टॉपिक्स ये हैं अनुभव मंडप। ठीक, लॉन्जिट्यूडनल एजिंग, एजिंग मतलब बुढ़ापे से रिलेटेड कुछ यहाँ पे स्टडी करी गई है। इंडिया ने मतलब श्रीलंका को कुछ गिफ्ट दिया था, वो क्या गिफ्ट है वो जानेंगे, जो कि कोरोना वायरस से लड़ने में मदद कर रहा है। आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण या फिर कोटा क्या होता है, इससे रिलेटेड चीज़ देखेंगे क्या चीज़ें हैं। और साथ ही साथ आपका जो है वित्त मंत्री द्वारा राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की समीक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर से। ठीक, देखिए आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए एक मोडस ऑपरेंडी है। जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि नोटबुक आप लोगों को रखनी है जिसमें मैं वैल्यू एडेड जो पॉइंट्स बताता हूँ, जो क्वेश्चंस पूछता हूँ उसको लिखना है। बाकी पीडीएफ पेड ग्रुप में मिल जाएगी। बाकी लोग चाहे तो इसके नोट्स बना के आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें इंटरलिंकिंग की जो मैं एक्सरसाइज कराता हूँ, वाई फैक्टर पे जो बताता हूँ, एनालिटिकल माइंड जो आप लोग को बताता हूँ, उस पर बहुत ध्यान रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी का मेंस का जो है चालू हो चुका है, आप लोग उसमें देखिए। जैसे एसए में पेपर बहुत ही आसान आया था, जैसा कुछ लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने बोला कि भैया बहुत ही टफ था। तो मिक्स्ड ओपिनियन थे उसमें। बस ये है कि ज़्यादा अगर फिलोसफिकल आ रहा तो जिसका ऑप्शनल फिलोसफी, इसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा। आप लोग को बस इंटरलिंकिंग की एक्सरसाइज आना चाहिए। ठीक, लॉ ऑफ इंटरलिंकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिसने सीख लिया वो सारे ही मेंस के डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में बहुत अच्छा करेगा। ठीक, तो देखिए पहला क्या है यहाँ पे, आपका बसावा कल्याण। ठीक, एक अनुभव मंडप बनाया जा रहा है बसावा कल्याण में कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। अभी कर्नाटका में चीफ मिनिस्टर कौन है? येदियुरप्पा। उन्होंने कहा है कि नया अनुभव मंडप बनाया जा रहा है बसावा कल्याण में, जो कि यह प्लेस कौन सी है? जो कि एक 12th सेंचुरी की प्लेस है जहाँ पर पोएट कम फिलोसफर, ठीक, आपके जो है दार्शनिक बसावना जो थे वो रहते थे। ये कर्नाटक में बहुत ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंस है। इन्होंने लिंगायत से एक सेक्ट है अलग। ठीक, लिंगायत सेक्ट है, मतलब वो अपने आप को मतलब उसमें नहीं मानते हैं, अलग ही मानते हैं वो। ठीक, हिंदुज़म में नहीं आते हैं, अलग से कहते हैं कि हम अलग हैं। ठीक, हम बसावा को फॉलो करते हैं, उनके जो बहुत ही सेकुलर और जेंडर न्यूट्रल और सारी बातें हैं, सोशल रिफॉर्मिंग और उन सब वाले कॉन्सेप्ट पे हम करते हैं काम। ठीक है, और देखिए ये रिजर्वेशन की पहले मांग कर रहे थे अलग से कि इनको अलग से रिजर्वेशन दिया जाए। तो चलिए इससे यहाँ पे बात कर लेते हैं कि 12th सेंचुरी का जो अनुभव मंडप है, जिसको जो है बसावना जी ने जो है एस्टेब्लिश किया था बसावा कल्याण में ही, वहीं पे अब नया बनाया जा रहा है। सिंपल ये है। ठीक, और यहाँ पे होता क्या था ये सब बस जानना जरूरी है। इन्होंने जो बनाया था बसावना जी ने, ये बनाया था कि कई सारे दार्शनिक और समाज सुधारक यानी कि फिलोसफर और समाज सोशल रिफॉर्मर आए और वहाँ पे डिबेट करें, किसी भी विषयों पे डिबेट करें। ये बहुत बड़ी मतलब अच्छी चीज़ थी ये। ठीक, आज के टाइम पे भी ऐसा होना चाहिए। गवर्नमेंट कई सारे लोगों को खुले में उसकी भी लाइव टेलीकास्ट होनी चाहिए कि कौन क्या कह रहा है, कैसे क्या है। अच्छा रहेगा, लोगों को मौका मिलेगा बोलने का, और जो पॉलिसीज़ हैं वो भी फिर लोगों के सिटीजन सेंट्रिक बनेगी, वाली बात है। ठीक, अब ये बिल्डिंग जो है ये क्या किस आर्ट एंड कल्चर में इससे रिलेटेड क्या चीज़ है कि कल्याण चालुक्य स्टाइल का इसमें आर्किटेक्चर बनेगा, वास्तुशैली बनेगी। ठीक, समझ में आया? और ये 6 फ्लोर स्ट्रक्चर होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक, और उसके बाद जो है आपका मतलब ग्राउंड भी तो चाहिए ना, इसलिए नीचे बनाया। और ये 7.5 एकड़ का प्लॉट होगा। इसमें इनकी फिलॉसफी के बारे में बसावेश्वरा जो थे उनका जो दर्शन था उसके बारे में, सिद्धांतों के बारे में लिखा रहेगा प्रिंसिपल। ठीक, और एक ग्रैंड स्ट्रक्चर बनेगा स्ट्रक्चर, जिसको जो है आपका 770 पिलर जो है सपोर्ट करेंगे। एक ऑडिटोरियम होगा जहाँ 770 पीपल ही सिटिंग कैपेसिटी होगी। ठीक, ये जो इट इज़ बिलीव दैट सेवन सेवन, अब ये 770 फिगर क्या वो है, लॉजिक है। 770 फिगर का ये लॉजिक है, जो शरनाज हैं, ठीक,
शरण है जो आपके फॉलो, जिनको क्या कहते हैं, अनुयायी थे किसके, बसवेश्वरा के। ठीक, तो इनको इनको जो है लेड किया था किसने, वचना रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट ने। ठीक, वचन सुधारवादी आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये जो शरण थे 770 शरण, इन्होंने वचन रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट को 12वीं सेंचुरी में चलाया था। अच्छा, 12वीं सेंचुरी का क्या मतलब है आपका, 1101 से लेके 1200 तक। ठीक, ये होता है 12th सेंचुरी। ये नहीं है कि ये तो 1201 से लेके नहीं होता है। ठीक, अच्छा, इसमें क्या है, ऑन इट्स टॉप इसकी जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसके ऊपर क्या है, शिवलिंग बनाया जाएगा और प्लेस्ड ऑन ए लार्ज पेडेस्टल। ये लिंगायत लोग शिव जी को काफ़ी मतलब ये मानते हैं, ये वाली बात है। ठीक, बसावना जो है, इनके बारे में, बसवेश्वरा जो है इनके बारे में समझ लेते हैं। 12th सेंचुरी के थे ये, फिलोसफर थे। ठीक, आपका स्टेट्समैन थे, पॉलिटिशियन भी अच्छे थे, मतलब कन्नड़ पोएट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे, राजनीतिज्ञ थे, दार्शनिक थे, कन्नड़ कवि थे, समाज सुधारक थे। ठीक, और ये किसके उसमें जो है कर्नाटका में कलचुड़ी वंश के राजा बिज्जल प्रथम के जो है शासनकाल में थे। ठीक, और जो गुरु बसवेश्वरा जो थे ये फाउंडर कहे जाते हैं किसके, लिंगायतिज्म के। ये जो इज्म होता है ना, मतलब आइडियोलॉजी, जो भी इन्होंने बताया उसकी उन चीज़ों पे जो लोग मतलब भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, वो एक आइडियोलॉजी विश्वास कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे इज्म। ठीक, तो जैसे एक होता है सिविलाइजेशन, एक क्वेश्चन आ जाया था ऐसे, सिविलाइजेशन क्या है, कल्चर व्हाट वी आर, और सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन ऐसे पूछे थे कल। देखिए क्या है, सबको ऑल द वेरी बेस्ट है। आपका मतलब आज के तारीख में GS1 GS2 पेपर कैसा होगा देखते हैं, कैसा आएगा पहले तो वो दिखाएगा। सिविलाइजेशन में क्या है, जब एशियन लग जाएगा TION, तो क्या ये प्रोसेस की बात करता है, कोई प्रक्रिया चल रही है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या स्प्रेड किया था, सोशल अवेयरनेस अपनी पोइट्री के थ्रू। तो जो ये पोइट्री थी इनको क्या बोलते थे, वचनाज बोलते थे। जो यहाँ पे आपने देखा था, ये शरनाज जो थे, फॉलोअर्स जो थे बसवेश्वरा के, वो वचना रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट में भाग ले रहे थे। और जो इनका सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम था, ठीक, जो बसावना ने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में जागरूकता का प्रसार किया, इन कविताओं को वचना कहते थे, वचन कहा जाता था, ये ध्यान रखना। ठीक, इसके बाद क्या, बसावना ने रिजेक्ट कर दिया था जेंडर और सोशल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जेंडर के आधार पे, सोशल के आधार पे नहीं होना चाहिए, समाज के आधार पे। सुपरस्टिशन और रिचुअल, मतलब एक तरीके से जो भी लोग भी सुपरस्टिशन रिचुअल कहते थे, ये करो तो वो हो जाएगा, वो करो तो ये हो जाएगा, इन सब से कहते थे दूर रहो। ठीक, ही इंट्रोड्यूस, इन्होंने एक नया पब्लिक इंस्टीट्यूशन बनाया था, अनुभव मंडप, वही जो बात हम लोगों ने करी। ये क्या था, हॉल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था ये, हॉल ऑफ आध्यात्मिक अनुभव भवन था, विच वेलकम सब मैन वीमेन, सब लोग आओ, चाहे किसी भी आप सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड से हो, आओ यहाँ पे डिस्कस करो स्पिरिचुअल और मंडेन क्वेश्चंस पे। ठीक, आध्यात्मिक और संसारिक सवालों पर खुलकर चर्चा करो और उसका सोल्यूशन निकालो, कोई प्रॉब्लम है तो। 2015 में मोदी जी ने एक स्टैचू बनाया था बसवेश्वरा जी का, और ये कहाँ पे बनाया था, मतलब इनॉग्रेट किया था मोदी जी ने, कहाँ पे, लंदन में किया था ये, रिवर थेम्स एट लैम्बेथ। ठीक, कर्नाटका में अगर वहाँ ऑप्शन है तो मत कर देना, लंदन है तो हंसने मत लगना, लंदन ही आंसर है उसका। बसासुरा और शरण मूवमेंट क्या था ये, देखिए शरण मूवमेंट में ये था कि मूवमेंट ही प्रिसाइडेड, मतलब बसासुरा जी ने प्रिसाइड किया ओवर अट्रैक्टेड पीपल, सारे कास्ट के लोग थे और भक्ति मूवमेंट के भी लोग इसमें स्टैंड थे। मतलब भक्ति मूवमेंट में क्या था कि लोकल लैंग्वेज में बात करो। ठीक, कोई भी कास्ट का बंदा आ सकता है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, यही सारी चीज़ें थी इसमें। ठीक है, प्रोड्यूस द कॉर्पस ऑफ लिटरेचर, जो कि वचना मतलब वही पोट्री इनकी, और इन्होंने दैट अनवील्ड द स्पिरिचुअल वैल्यूज ऑफ स्पिरिचुअल यूनिवर्स ऑफ वीराशैवा सेंट्स। ठीक, मतलब सेंट्स, तो इसमें यह है कि संत बोल सकते हैं हिंदी में। अधिकांश शाखाओं की भांति वचन के रूप में साहित्य रचना के कि जिसमें वीर शैव संप्रदाय के संतों की आध्यात्मिक दुनिया का वर्णन मिलता है। तो मतलब वीर शैव संप्रदाय के जो लोग थे उनके इसमें, इनकी कविताओं में इसका जिक्र किया गया है, ये वाली बात है। इगलिटेरियन निज़म ऑफ बसवेश्वरा शरण मूवमेंट वॉज टू रेडिकल फॉर इट्स टाइम, मतलब उस समय के साथ देखा जाए तो काफ़ी मतलब ऐसा था कि तुरंत चेंज, बहुत बड़ा चेंज था। लोग मतलब काज के बगैर कुछ आज भी नहीं कर पाते हैं, उस समय सोचिए 12th सेंचुरी की बात हो रही है। तो बसवेश्वर का शरण आंदोलन तत्कालीन समय के हिसाब से काफ़ी उग्र सुधारवादी आंदोलन
था। अब वचन रिफॉर्म मूवमेंट क्या था? इसका मेन एम जो था आपका वचन यानी पोट्री का, वो लेड बाय द बसवेश्वर कि मतलब सबका कल्याण हो। ठीक, सर्वोदया वाली जैसे वो है ना, तो मतलब वैसे सर्व का वेलफेयर ऑफ ऑल। ठीक, इसके बाद इन्होंने अटेम्प्ट किया था किस पे? एड्रेस क्लास कास्ट टू सम एक्सटेंट जेंडर इश्यूज इन अ गिवन सोसाइटल मिलियू। ठीक, सामाजिक परिवेश में वर्ग जाति और कुछ हद तक लैंगिक मुद्दों को संबोधित करने की कोशिश किया था। आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर जो कि जीएस पेपर 2 से संबंधित है, लॉन्जिट्यूडनल यानी कि देशांतर वाली अगर अब वैसे बात करें ज्योग्राफिकल सेंस में, तो देशांतर एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया वेव 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो लॉन्जिट्यूडनल का मतलब क्या है कि किसी एक सैंपल को उठाया आपने, 10 लोग उठाए। ठीक, 10 लोग उठाए और फिर इसी सैंपल को आप आज मतलब कि अलग अलग समय पर इसी सैंपल का सर्वे करोगे, कुछ क्वेश्चन पूछोगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे जो स्टडी या सर्वे हो रहा है एजिंग बुजुर्गों लोगों से संबंधित, तो लॉन्जिट्यूडनल क्या है कि सेम सैंपल ऑफ पीपल पर अलग अलग समय पे हम क्वेश्चन करेंगे और उससे सर्वे रिपोर्ट या फिर कुछ तरीके की स्टडी की जाएगी। ये इसलिए लॉन्जिट्यूडनल यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक, तो अगर ऐसे ही पूछ ले तो बता देना वहाँ पे आंसर कि क्या सही है। ठीक, डॉक्टर हर्षवर्धन जो थे, जो मतलब हैं आपके ऑफ, उन्होंने एक रिलीज करी रिपोर्ट, इंडिया रिपोर्ट ऑन LASI वेव 1, और कहाँ पे? वही 6 तारीख को करी थी। और इसमें इन्होंने क्या बताया कि ये क्या चीज़ है LASI, कि आपका फुल स्केल नेशनल सर्वे है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द हेल्थ। और इसमें वैज्ञानिक तौर से जो है अन्वेषण किया जा रहा है, मतलब जांच करी जा रही है क्या? हेल्थ, इकोनॉमिक, आर्थिक, सामाजिक डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन एजिंग इन इंडिया। जो पॉपुलेशन हमारी उम्र दराज होती जा रही है उसकी उसकी मतलब क्या साइंटिफिक रीज़न जांच ये करेगी कि हेल्थ क्या होगी, आर्थिक क्या, उनके पास पैसे हैं कि नहीं है, पैसे कम हैं तो पेंशन बढ़ानी चाहिए, सोशल डिटर्मिनेंट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, सोशल मतलब ये सारी चीज़ों का अध्ययन करा जाएगा। ठीक, इट इज़ द फर्स्ट, ये इंडिया का पहला वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, ये वाली बात है, फॉर डिजाइनिंग पॉलिसी है। इसका यूज़ किस लिए होगा? पॉलिसी, नीतियाँ बनाओ, प्रोग्राम बनाओ ओल्डर पीपल के लिए, और कहाँ पे? सोशल हेल्थ और इकोनॉमिक वेलबींग के लिए। फीचर क्या है इसमें LACI के कि फर्दर स्ट्रेंथ करो एविडेंस, द एविडेंस ऑफ LACI। जो भी डेटा आपने बनाया, जो डेटा को मतलब उन्होंने आधार बनाते हुए स्ट्रेंथन करेंगे नेशनल प्रोग्राम हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली के लिए, हेल्थ केयर अच्छे से अच्छा लाइन चलाएंगे चाहेंगे, और हेल्प इन एस्टेब्लिश रेंज ऑफ प्रिवेंटिव एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक, वही सब मतलब उनके लिए जो ये डेटा आ गया, फिर उनकी हेल्थ के लिए सोचो, उनको जो है वनरेबिलिटी उनकी ख़त्म करो, ये वाली सारी बात है। और ये प्रोवाइड करेगा नेशनल लेवल पे चाहे स्टेट लेवल पे प्रोग्राम और नीतियाँ एल्डरली के लिए। ठीक, तो मतलब हर जगह के लिए काम बहुत आएगा ये। और इसमें देखिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट लार्ज स्केल सर्वे प्रोटोकॉल एंड फील्ड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी लगाई गई है। इसमें भारत तथा इसके राज्यों का प्रतिनिधि सैंपल, सामाजिक आर्थिक परिदृश्य, व्यापक प्रासंगिक फोकस, लॉन्जिट्यूडनल डिज़ाइन, डाटा संग्रह, गुणवत्ता नियंत्रण तथा भौगोलिक सूचना, मतलब कई सारी चीज़ें हैं जो भी आपका जो है मतलब जैसे आप सर्वे कर रहे हो उसमें काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है, जिसमें कि जो है सैंपल का और उसमें स्टेट सोशो इकोनॉमिक जो भी स्पेक्ट्रम है सब पे फोकस करते हुए ये जो डिज़ाइन है इसमें यूज़ हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी का नाम बस जानना जरूरी है। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मान लीजिए कोई यूपी से है तो यूपी के उसमें जो है कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे आपका जो है लॉन्जिट्यूडनल और लैटिट्यूड। ये लॉन्जिट्यूडनल यहाँ पे जो है ये ज्योग्राफिकल सेंस में है यानी कि देशांतर और अक्षांश। ठीक, तो उसने यूपी मान लीजिए लखनऊ से है तो लखनऊ का कर दिया कि यहाँ से जो है हम इनसे बात कर रहे हैं। इसी तरीके से आपका जो डेटा कलेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल एंड कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूइंग। ठीक, कंप्यूटर के द्वारा जो है वो बताएगा अच्छा इनसे ये क्वेश्चन पूछो, अच्छा वो पूछो, क्या चीज़ें बच गई हैं, क्या चीज़ें पूरी करनी, ये वाली बात है। द यूनिक फीचर क्या है इसका कि कंप्रिहेंसिव बायोमार्कर्स होंगे इसमें। ठीक, कंप्रिहेंसिव बायोमार्कर्स होंगे। आप लोगों को ये बताना कि बायोमार्कर होता क्या है। ठीक, और कोई भी दूसरा सर्वे ऐसा नहीं है जो कि कलेक्ट करता हो आपका डेटा किस पे? हेल्थ और बायोमार्कर्स एक साथ, विद इंफॉर्मेशन ऑन फैमिली, सोशल नेटवर्क, इनकम, एसेट, कंजम्पशन। मतलब हेल्थ और बायोमार्कर दोनों पे जो है डेटा एक साथ जो है फैमिली इन सबसे रिलेटेड किया जा रहा है, पहली बार हो रहा है ये चीज़। ठीक, तो कौन सा सर्वे? LASI है। ठीक, इसमें यह है कि LASI डेटा शेल असिस्ट इन एड्रेसिंग ब्रॉड एम्स। क्या है कि ब्रॉड एम्स ऑफ द डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग, मतलब लोग हेल्दी मतलब एज भी हो तो हेल्दी तरीके से हो,
और विल लीड टू कन्वर्जेंस ऑफ वेरी नेशनल, कई सारे जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं उनको जो है मान लीजिए 1 2 3 4 5 हैं, तो जो भी ओवरलैपिंग है, जब जो भी ज़्यादा ज़रूरत है उन सबको मिला के एक बनाओ और यही सबको जो है कवर करे। ठीक, तो प्रमोट इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन विद अदर लाइन डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री। मान लीजिए हेल्थ मिनिस्ट्री है और उसको वीमेन से रिलेटेड करना है काम, ठीक, एज्ड वीमेन के लिए, तो वीमेन मिनिस्ट्री से भी काम करें, सब ये वाली बात है। ठीक, इसका देखिए कवरेज की बात कर रहा है। कवरेज अब आप लोग को यूपीएससी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें, या फिर कोई भी आयोग पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होगा सेंसस में 2011 जो अभी हमारे पास डेटा है उसमें 8.6 जो थे हमारे सीनियर सिटीजन या फिर उम्रदराज लोग थे। ठीक, उसी में ये कि द फर्स्ट नेशनल वेव ऑफ LSAI कवर्ड, उसने बेसलाइन सैंपल में, देखिए वहीं सैंपल की बात आ गई, 72,250 इंडिविजुअल को लिया जिनकी एज 50, सीनियर सिटीजन की यहाँ बात हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे LSAI में 60 के ऊपर ही नहीं, क्योंकि अब इसी सैंपल से कई साल बात करेंगे तभी तो पता चलेगा एज हो रहे हैं तो कैसे कैसे क्या बदलाव आ रहे हैं, सामाजिक आर्थिक और कॉन्सिक्वेंस क्या है। ठीक, तो 45 साल या फिर उसके ऊपर के लोगों को, उनके जो पति पत्नी जो भी हैं, और एल्डरली पर्सन एज 60 के ऊपर वाले जो हैं, और ओल्डेस्ट पर्सन जो 75 के ऊपर भी हैं, सबका जो है इन्होंने सर्वे किया है, हर स्टेट यूनियन टेरिटरी, सिर्फ सिक्किम को छोड़ दिया है। ठीक, तो यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए कौन सी स्टेट जो है कवर नहीं करी गई है अभी फर्स्ट वेव में या फिर नहीं करी गई थी। सेंसस 2011 में ये बताया गया है कि भैया 8.6 था, 60+ पॉपुलेशन, और ये दो, और आपका जो है इंडिया पॉपुलेशन कितनी थी, ये 103 मिलियन एल्डरली पीपल था। ठीक, इसके अलावा ये जो है 3% हर साल बढ़ रही है, और ये अनुमान है कि 319 मिलियन हो जाएंगे आपके एज पर्सन 2050 तक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फैक्ट्स मैं दे रहा हूँ ना आपको, मेंस में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज GS पेपर 1 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वहाँ सब लिख सकते हो कि ये प्रोग्रेस है, ये प्रमोशन है, ये वाला सर्वे हो रहा है, ये हमारा हेल्प कर सकता है, आप इसको सोल्यूशंस में लिख सकते हो। ठीक, समझ में आ रहा है ना, कहाँ पे लिखना है, कैसे लिखना है, क्या क्वेश्चन आ सकता है, सब बताया जाता है यहाँ पर। रोज़ सुबह 6 बजे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, और आंसर जो पूछे जा रहे हैं उनको जरूर कमेंट करिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक, 75% जो एल्डरली है वो किससे सफ़र करते हैं, क्रोनिक डिजीज, मतलब काफ़ी लंबी समय तक काफ़ी गंभीर बीमारी से ग्रसित है 75% लोग। 40% जो है वो उनके उनके पास जो है वन और अदर डिसेबिलिटी, उनको कुछ ना कुछ विकलांगता है, और 20% लोग का जो है मेंटल हेल्थ से दिक्कत है। ठीक, समझ में आ गई बात। अब देखिए इसके बाद क्या है कि इंडिया ने गिफ्ट किया कुछ श्रीलंका को, जिसकी वजह से श्रीलंका में कोविड-19 से फाइट करने की क्षमता बढ़ गई। इंडिया ने क्या गिफ्ट किया था, एम्बुलेंस। सिंपल सी बात है, एम्बुलेंस गिफ्ट गई थी, और ये श्रीलंका के मांगने पे गई थी, ऑन श्रीलंका रिक्वेस्ट देखिए लिखा हुआ है कि इतना पैसा था, और इसका नाम क्या दिया गया, इसका नाम दिया गया आपका सुवा सेरिया। सुवा सेरिया यानी कि व्हीकल और जर्नी फॉर गुड हेल्थ। ठीक, इसमें इंडिया फंडेड फ्री एम्बुलेंस सर्विस दी गई आपका, और ये बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले कर रही है। हेल्थ सेक्टर ऑफिशियल ऑफ श्रीलंका ने ये कहा है। इसका नाम क्या है, सुवा सूर्या, ये याद रखना, कहीं पूछ ले कि रिसेंटली सुवा सूर्या वॉज इन न्यूज़, बताइए किससे रिलेटेड था, व्हीकल जर्नी फॉर गुड हेल्थ। और ये 2016 में पहले चालू हुआ था, और श्रीलंका के वेस्टर्न सदर्न प्रोविंस में 88 जो है एम्बुलेंस दी गई थी। अब इसको बढ़ा के 297 करने की बात है। टाटा मोटर्स ने एम्बुलेंस दी है, टाटा देख लो कहाँ कहाँ फैला हुआ है, बहुत ही बड़ी बात है। और इनके मतलब एक्सपेंड करके 9 प्रोविंसेस हैं। तो अब एक तरीके से देख लो श्रीलंका की ज्योग्राफी के बारे में भी समझ रहे हो आप कि 9 प्रोविंसेस हैं, और आपका जो है ये आइलैंड पे, और अभी तक जो है 200 मतलब दो अब 297 कर देंगे आप। आपका टाटा मोटर्स को कर रहा है। एडिशनल इंडियन ग्रांट कितने के देगा, $15.09 मिलियन का जो ग्रांट है मोदी जी के द्वारा, ये 15 में दी गई थी। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ग्रांट प्रोजेक्ट इन द आइलैंड है ये, और आफ्टर द हाउसिंग प्रोजेक्ट मतलब पहला है। ठीक, उसके बाद जो है कौन सा, एम्बुलेंस है। भारत ऐसे ही अपनी जो है क्या बढ़ाता रहता है, सॉफ्ट पावर, और सॉफ्ट पावर ही बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी भी होती है, और जो है सतत भी होती है, यानी सस्टेनेबल भी होती है। ठीक, अब देखिए हाउसिंग पावर, अब 60,000 हाउसिंग पावर था, जिसमें कि 400 मिलियन, अच्छा हाउसिंग जो कराने वाली बात थी ज़्यादा किसके लिए था, ये तमिल्स के लिए। ठीक, इंडिया श्रीलंका रिलेशन जो है काफ़ी पुराने हैं। इन्होंने एक RBI ने एक साइन भी किया एग्रीमेंट, जिसमें ये एक्सटेंड किया गया है, मतलब दिया जाएगा USD 400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी।
अब करेंसी स्वैप फैसिलिटी क्या होती है कि भाई मान लीजिए डॉलर के प्रति इंडिया का रुपये बहुत गिर गया, तो उन्होंने श्रीलंका से कहा भैया अपना जो है अपनी करेंसी हमें दे दो, तो करेंसी का स्वैप, यानी स्वैप मतलब कि एक्सचेंज कर लिया। ठीक, ये वाली चीज़ है। तो $400 मिलियन यूएसडी तक जो है स्वैप फैसिलिटी कर सकते हैं। ये तभी है जब कभी मान लीजिए बहुत ज़्यादा अवमूल्यन या फिर जो है डिवोल्यूशन या डिप्रिसिएशन या अप्रिसिएशन हो जाए वैल्यू में, और ज़रूरत के अनुसार जो है आप स्वैप कर लो, फैसिलिटी ये जरूरी है। ठीक, तो श्रीलंका के अब जैसे इंडिया ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि इंडिया की अभी जो है बहुत ज़्यादा ट्रेड तो होती नहीं है दुनिया में आईएनआर में, ज़्यादातर ट्रेड किस में होता है, डॉलर में। अब चाइना क्योंकि कर रहा है, और चाइना जो है अपने प्रोडक्ट्स को जो है ट्रेड करता है, तो उसका पैसा जो चाहता है एक्सपोर्ट करने के बाद, वो renminbi वही चाहता है, तो इसकी भी जो है बढ़ रही है। तो इसी साथ साथ इंडिया भी ये सोच रहा है कि यार हम भी, ऐसा ना हो कि ये जो करेंसी की वजह से हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कोई फ़र्क ना पड़े, तो उसके लिए ये स्वैप फैसिलिटी कर रहा है। तो इकोनॉमी का एक टॉपिक था छोटा सा, वो बताया मैंने आपको यहाँ पर। ये वैल्यूएशन है। तो श्रीलंका टू बूस्ट द फॉरेन रिजर्व्स को बूस्ट कर सके एंड एंश्योर फाइनेंशियल, ये मतलब आपका जो है मिलियन करेंसी फैसिलिटी श्रीलंका को दिया जाएगा उनके फॉरेन रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी लाएगा कंट्री के अंदर, जो कि कोविड-19 की वजह से बहुत ही ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ठीक, और श्रीलंका जो है मेंबर है बिम्स्टेक का भी, बिम्स्टेक सार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कॉमन कंट्रीज़ हैं और या फिर जो कॉमन नहीं है, जैसे कि म्यांमार, ये वाली चीज़ें ध्यान रखा करो, ताकि आप लोग को ये पूरा पूरा रटने की जगह जो है क्या है कि म्यांमार नहीं है। बाकी आप लोग को बताया था, सार का मैंने क्या बताया था, BBIN और फिर मैप्स, याद आया है कि नहीं। ये आपका क्या है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, आपका मालदीव्स, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सार्क था। अब आप लोग को बिम्स्टेक के बताने हैं कौन कौन से जो है कंट्रीज़ हैं। बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो ये मिलिट्री वाली कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये याद रखना, यूपीएससी ऐसे ही पूछ लेता। श्रीलंका इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अमंग सार्क कंट्री, इंडिया का सबसे बड़ा मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट है सार्क कंट्रीज के अंतर्गत। इंडिया का पार्टनर है कौन, श्रीलंका। इंडिया इन टर्न जो है श्रीलंका का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ग्लोबली जो है। श्रीलंका के अगर ट्रेड पार्टनर्स देखा है तो सबसे ऊपर किसका नाम आता है, भारत। ठीक, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है एक नेवल एक्सरसाइज भी होती है जिसका नाम है स्लाइनेक्स, और एक मिलिट्री जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है मित्र शक्ति। ठीक, तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है जो पढ़ लीजिएगा, पूछ नहीं रहा है 1-2 साल से, लेकिन पूछ सकता है क्योंकि पहले पूछता था। ट्रेड बिटवीन जो टू कंट्रीज़ है वो रैपिडली बढ़ रही है जब से इंडिया और श्रीलंका ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि कई सारे जो गुड्स हैं उसको जो है उस पर आपका जो है कस्टम मतलब बॉर्डर पे जो इंपोर्ट हो एक्सपोर्ट हो तो कोई भी जो है टैरिफ नहीं लगता है, चाहे इंपोर्ट टैक्स हो चाहे कस्टम टैक्स हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको निगेटिव लिस्ट में रखा जाता है, ये जानना जरूरी है। निगेटिव लिस्ट का मतलब ये होता है कि इस पे नहीं लगेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये वाली चीज़ है। उसके बाद इंडियन कल्चर सेंटर जो है कोलंबो में, वो अवेयरनेस ऑफ इंडियन कल्चर को बढ़ावा देता है। कोलंबो वाले इंडिया कल्चर को बढ़ा रहे हैं, ये बात है सीधी सीधी। और इसमें क्या होता है, इंडियन म्यूजिक, डांस, हिंदी, योगा, इन सबको बढ़ावा दिया जाता है। और एवरी ईयर कल्चरल ट्रूप्स फ्रॉम बोथ, जो ट्रूप मतलब एक दूसरे प्रतिवर्ष दोनों देशों के सांस्कृतिक समूह द्वारा एक दूसरे के देश में यात्राएं की जाती है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट करो। इशू क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, चाइना फैक्टर है। हम बहुत टोटा पे जाके वो बना रहे हैं क्या, आपका जो है नेवल पोर्ट बना रहे हैं डीप शोर, यहाँ पे सबमरीन भी इन्होंने डॉक करा ली थी। और फिर से राजपक्सा आ गया, वो तो इंडिया के खिलाफ ही है। तो ये वाली बात है, और देखना है। फिशरमैन जो है इशू भी चल रहा है, अभी थोड़े दिन पहले इसको कवर किया था। कच्छा थी भी, वो आप लोगों ने बताया नहीं क्या था, हम्बन टोटा। यहाँ पे मतलब एक नेवल पोर्ट बनाया है चाइना ने, जो कि एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मैरीटाइम सिल्क रोड का जो है एक पार्ट बनाया था। इंडिया को घेरने की बात करी जा रही है। बाकी यहाँ पे जो है पाक स्टेट ये है, आपका धनुष कोडी ये हो गया, मन्नार है, गल्फ ऑफ मन्नार में उस दिन आप लोग से बताया था कोरल्स होता है, डुगोंग होती है। ठीक, पाल्क बे हो गया, पॉइंट पेड्रो कहाँ पर है? यहाँ पे हो गया, बे ऑफ बंगाल की बात हो रही है। और ये आपके जो है 9 प्रोविंसेस हैं, सबसे नॉर्थ वाला जो है वो आपका वो हो गया। ठीक, अब देखिए कुछ न्यूज़ है यहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल कोटा वर्क से। तो अब दो जज की बेंच थी। केस कौन सा था, सौरभ यादव, नाम सुना होगा आप लोगों ने, यूपी वाला तो जरूर सुना होगा।
सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें डेट विद इश्यूज अराइजिंग विद द डिफरेंट क्लासेस ऑफ रिजर्वेशन वर टू बी अप्लाइड इन सिलेक्शन प्रोसेस टू फिल द कॉन्स्टेबल्स इन द प्लेस। अब इन्होंने ये था कि कई सारे इशू आए थे कि अराइज हो रहे थे कि जिस तरीके से डिफरेंट क्लासेस ऑफ रिजर्वेशन को लगाया जा रहा है किसके सिलेक्शन प्रोसेस पे, जो कांस्टेबल हैं उनकी भर्तियों पर, तो उस पर जो है कुछ इश्यूज हो रहे थे, उस पर रिलेटेड ये वाला केस है सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब इसमें व्हाट वाज द सौरभ यादव केस, इसमें देखिए दो लोग सोनम तोमर और रीता रानी, तो इन्होंने जो स्कोर किए ये फला फला स्कोर मारे इन्होंने स्कोर किए, और इसमें जो है इन रेस्पेक्टिवली मतलब ये सोनम जी का ये रीता जी का है, दे हैड अप्लाइड अंडर द ओबीसी फीमेल एंड एससी फीमेल रेस्पेक्टिवली। अब देखिए ये खुला इन लोगों ने खुद ही वहाँ किया था, बताया तो यहाँ पे बताया जा रहा है। ओबीसी और एससी का वर्टिकल रिजर्वेशन होता है। देखो क्या है कि भारत देश में मान लीजिए 100 ऐसे तो किया गया ना, 100 पर लोग हैं, ठीक, तो उसमें एससी जो है वो क्या है आपका 16% है करीबन, एसटी भी जो है आपका 8% है, 8.6। उसके बाद जो है आपका ओबीसी कई सारे लोग हैं, और फिर उसके बाद सामान्य कैटेगरी। तो जो ये कैटेगरी होती है एससी एसटी ओबीसी, तो इनका जो वो दिया गया ये वर्टिकल रिजर्वेशन में आता है, ठीक, किस में आता है, ऊर्ध्वाधर रिजर्वेशन में आता है। लेकिन अगर आप किसी एक कैटेगरी के अंतर्गत अगर जो है आप किसी वो कर रहे हो दूसरे एक मतलब रिजर्वेशन बांट देते हो, जैसे मान लो ओबीसी के लिए ये कहा गया कि आप मुस्लिमों को जो है अलग से एक रिजर्वेशन ओबीसी के कोटे के अंतर्गत दे दो, ठीक, 27% जैसे ओबीसी कोटा है तो उसी के अंतर्गत जो है 4% बोला गया। ये वाला केस एक था, मुझे याद नहीं आ रहा इसका नाम, लेकिन ये मतलब एग्जाम्पल है कि हॉरिजॉन्टल जो है क्षितिज वाला जो है क्या कैसा होता है रिजर्वेशन, उसमें ये है कि आपका 27% मान लीजिए ओबीसी का है तो उसके अंतर्गत ही 4% अगर आप ओबीसी को दे मतलब मुस्लिम्स को दे रहे हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहलाएगा, ठीक। और समझ लीजिए ओबीसी और एससी आर वर्टिकल रिजर्वेशन वाइल फीमेल इज ए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हाँ, क्योंकि अब देखिए अब कोई महिला एससी है लेकिन वो महिला है तो वो उसके अंतर्गत अगर उसका वो क्या कहा जाएगा, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहा जाएगा। लेकिन ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूँ, शेड्यूल कास्ट क्या है वो आपका वर्टिकल रिजर्वेशन में आएगा, ठीक, इसी तरीके से एसटी का, इसी तरीके से ओबीसी का भी आएगा, ठीक, समझ में आ गई बात। द टू कैंडिडेट्स डिड नॉट क्वालिफाई इन देयर कैटेगरी, अपनी कैटेगरी में तो नहीं क्वालिफाई हो पाई, लेकिन जनरल फीमेल कैटेगरी जो थी अनरिजर्व फीमेल वाली, ठीक, उसमें पहुंच गए, मतलब जो 50% वाली जो थी जनरल वाली कैटेगरी, इसमें अपनी में एससी वाली में नहीं आई ये मान लीजिए, लेकिन इसमें आ गई, सेलेक्ट हो गई। तो और लास्ट क्वालिफाइंग कैंडिडेट हैज़ स्कोर्ड इतना, जो स्कोर जो था वो तोमर जो थे ये क्या नाम सोनम तोमर उससे कम था, ठीक, तो मतलब ये वाली चीज़ है। तो व्हाट डिड कोर्ट डिसाइड, अब कोर्ट ने इसमें क्या कहा, इस मामले में शीर्ष को अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया, उन्होंने मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया। अदालत ने कहा यदि ऊर्ध्वाधर क्षैतिज आरक्षण श्रेणी में संबंधित व्यक्ति द्वारा बगैर ऊर्ध्वाधर आरक्षण के अर्हता प्राप्त करने योग्य पर्याप्त अंक हासिल किए गए हैं तो उस व्यक्ति को बिना ऊर्ध्वाधर आरक्षण के अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा और उसे सामान्य श्रेणी में क्षैतिज आरक्षण से बाहर नहीं किया जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे इन लोगों ने इन दोनों लड़कियों के फेवर में जो है कोर्ट ने आदेश कर दिया कि भाई अगर मान लो अपने कोटे में नहीं पा पाई, ठीक, और जनरल वाले में या फिर उसमें पा रही हैं तो अपना वर्टिकल कोटे में हॉरिजॉन्टल में नहीं आ पाई अगर रिजर्वेशन में भी, और अगर यहाँ पे लायक हैं दूसरे में तो वहाँ पे उनको हटाओ मत, एक्सक्लूड मत करो, ये बात है, ठीक। तो व्हाट आर द गवर्नमेंट का आर्गूमेंट क्या था, गवर्नमेंट पॉलिसी टू रिस्ट्रिक्ट एंड कंटेन रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स टू देयर कैटेगरी। अब गवर्नमेंट ने कहा भैया जो एससी वाले वो एससी में करें, एसटी वाले एसटी में करें, ओबीसी वाले ओबीसी वाले में करें, क्यों इधर से उधर एक दूसरे को कर रहे हो, ये मत करो। और उन्होंने गवर्नमेंट ने भी कहा अगर आपके इससे ज़्यादा ग्रेड आ भी जा रहे हैं, मान लीजिए आपके एससी वाले के जो है जनरल वाले से आ जा रहे हैं ज़्यादा, तब भी आप जो है आप उसी में रखो अपने में, ठीक, आपको अलग से दिया गया है ना, ये वाली बात है, ये गवर्नमेंट का तर्क था, ठीक। अब ये वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक। जैसे रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी वो वर्टिकल माना जाता है, इन्हीं के अंदर अगर आप कोई ग्रुप स्पेसिफाई कर रहे हो तो वो क्या होगा आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक। हॉरिजॉन्टल रिफर टू इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड टू अदर कैटेगरीज बेनिफिट, वैसे वीमेंस हो गए, वेटरन्स हो गए, ट्रांसजेंडर, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं वर्टिकल कैटेगरी के अंतर्गत। हाउ आर द टू कैटेगरीज ऑफ कोटा
applied together. The horizontal quota is applied separately to each vertical category. ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो भी वर्टिकल कैटेगरी SC ST OBC की, तो हॉरिजॉन्टल कोटा उसके अलग से लगता है, सेपरेटली लगता है। मतलब SC के अंदर भी, मतलब अगर मान लीजिए जैसे बिहार में कई लोगों को पता है कि उन्होंने कह रखा है कि 35% वीमेन तो होंगी ही होंगी। मान लीजिए अगर जो जो SC हो रही हैं, SC के बच्चे हुए सेलेक्ट, अब उस बच्चों में क्या है कि आपका मान लो एक भी नहीं था, वीमेन नहीं थी, ठीक, और उसके बाद जो है वो ST में भी नहीं थी, मैं कह रहा हूँ आपका OBC में भी नहीं थी, तो फिर जो जनरल बची, जनरल वाले लोग बचे, तो उसमें से भी उनको 35% करना है। तो कुल मिला के वो चाहे SC से हो, ST से हो, OBC हो, कैसे भी ये आपको 35% करना है वीमेन के लिए। तो ये क्या हुआ, वर्टिकल के अंतर्गत जो है हॉरिजॉन्टल वाला हो गया, यही वाली बात यहाँ पे बता रहा है। ठीक, समझ में आ गई बात। अच्छा, अगला जो है हमारा क्या है आपका टॉपिक, कि जो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, वित्तीय मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने रिव्यू किया, समीक्षा करी, किसकी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की, यानी कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की। पाइपलाइन मतलब वो वाली पाइपलाइन नहीं है कि कुछ भेज रहे नेचुरल गैस, जैसे कल पढ़ा था हम लोगों ने कोची और मंगलूरी वाला। ये मतलब पाइपलाइन है कि फंडिंग होगी, और फंडिंग कहाँ लगाना है, रोड रेल ये सब बनाना है, तो वो वाली पाइपलाइन है। मतलब काल्पनिक पाइपलाइन है, वास्तविकता से इसका रिलेशन नहीं है। बस ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, उसके लिए ये एक नेशनल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एक नाम दिया गया है। ठीक, मेन चीज़ यही है कि स्पेंडिंग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ाई जाए अपनी इकोनॉमी में। और इसका यही है कि आपका जो है अभी तक जो इसमें प्रोजेक्ट है वो बढ़े हैं, 6,385 हो गए थे, और अब बढ़ के 7300 प्रोजेक्ट हो गए हैं। पेंडेमिक था उसके बावजूद भी बढ़ गया है, ये वाली बात है। NIP क्या है, ये एक सामाजिक और आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इंडिया के अंतर्गत। 5 साल में इनिशियली अमाउंट जो सेंक्शन हुआ था 102 लाख करोड़ का, ये इसमें दिया जाएगा। और ये पाइपलाइन पहली बार पब्लिकली किसने बताई थी, और कौन हो सकता है, मोदी जी। अब उन्होंने 2019 में इंडिपेंडेंस डे स्पीच में बोला था, ये बहुत ही ज़्यादा उन्होंने ये भी बताया था कि क्रूशल है आपका अटेन करने के लिए टारगेट का, किसका, कौन सा, कि इंडिया की जो है इकोनॉमी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए। और कब तक, ये ऐसे ही है, मैंने फिर से क्रॉस चेक किया, फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष 2025 तक। 2024 कहीं पे लिखा हुआ नहीं, 2025 होगा यहाँ पे, फाइनेंशियल ईयर 2025 तक। ठीक, टास्क फोर्स रिपोर्ट जो है आपका, वो एक जो बनाई गई थी इसके लिए, वो कौन से किसके अंतर्गत थी, किसने किसने इसको हेड किया था, उनका नाम था अटानू चक्रवर्ती। ये जहाँ तक ना, टास्क फोर्स बनाई गई किसके लिए, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए। और ये इकोनॉमिक अफेयर के सेक्रेटरी हैं इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ये मई 2020 में बनाई गई थी। उन्होंने फाइनल रिपोर्ट आपके फाइनेंस मिनिस्टर को दे दी गई थी। इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो उन्होंने दिए वो क्या है, कि इन्वेस्टमेंट हमें कितना चाहिए, $1.6 ट्रिलियन चाहिए, या फिर एक मतलब 111 लाख करोड़ चाहिए अगले 5 सालों में, 20 से 25 तक। और ताकि जो है हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बना सकें और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकें। ठीक, अगला इनका ये था कि इनर्जी, अब कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर बनने हैं वो समझो। इनर्जी के मतलब कि आपका जो है हाइड्रो पावर, आपके जो है डैम बना रहे हो आप, आपका जो है थर्मल पावर प्लांट, ये सब हो गया। रोड रेलवे अर्बन पावर प्रोजेक्ट को एस्टिमेटेड कहा है इन्होंने कि अराउंड 70% तो यही होंगे, बल्क ऑफ प्रोजेक्ट इन्हीं में से होंगे, इन 4 कैटेगरी में से। ठीक, ऐसे ही इसको याद रखिए, हो सकता है वहाँ पूछ ले आपसे। इसके बाद क्या, जो सेंटर और स्टेट का दोनों का 39% होगा, 39% बाकी 22% किसके द्वारा होगा, प्राइवेट के द्वारा होगा। और इसमें एग्रेसिव पुश किया जाएगा कि एसेट की सेल्स हो जाए, परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु आक्रामक रवैया रहेगा। संरचना परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण होगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट बना दिए, जैसे कि मान लीजिए रोड बनाई है आपने, इसके बगल में जो जगह बची होती है ज़मीन, तो वहाँ पे आप जो है कुछ एसेट, कुछ उसमें कुछ ढाबे वाबे का कुछ तरीके से मोनेटाइज करिए, कुछ टोल यहाँ पे बना दीजिए, या फिर कुछ भी करके ये ज़मीन खाली ना जाए। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो उससे पैसा कमाना है, सिंपल सीधी बात है। सेटिंग अप ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा नाम IDBI बैंक। ठीक, ये सब क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने के लिए बैंक बनाए गए थे, जो आज के तारीख में शेड्यूल कमर्शियल बैंक बन चुके हैं। ठीक, किसके, RBI के कौन से शेड्यूल के अंतर्गत, RBI का शेड्यूल नंबर 2 है कि 5 है, बताइए।
और म्यूनिसिपल बॉन्ड मार्केट को बढ़ाना, जैसे कि अभी लखनऊ में बढ़ाया गया था। तो अब हम लोग आ गए अपने फेवरेट सेक्शन पे, जो जिसका कि नाम है क्या, कौन बनेगा IAS PCS। अब देखिए इसमें यहाँ से पूछा गया है, कामधेनु गाय गौ विज्ञान प्रचार प्रसार एग्जाम, इससे रिलेटेड फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा, कामधेनु गौ विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है भैया, ये बता दो। ठीक, अब देखो इसमें ये है कि ये अनाउंस किया गया है किसके द्वारा, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के द्वारा। ठीक, ये बजट में बताया गया था राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया जाएगा। ठीक, इसमें क्या है कि एग्जाम जो इस परीक्षा का उद्देश्य युवा छात्रों और सभी नागरिकों के मध्य देशी गाय, मतलब कि इंडिजिनियस जो गाय हैं के बारे में व्यापक जागरूकता बढ़ाना है। ये स्टेटमेंट में सही है, ये स्टेटमेंट। तीसरा देखें क्या है, यह 3 श्रेणियां प्राथमिक माध्यमिक और माध्यमिक और कॉलेज स्तरों पर आयोजित किया जाएगा। नहीं, यहाँ 3 नहीं 4 श्रेणी है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। और डी इसमें, और मतलब तीसरा गलत ही पूछा गया था, तो C ऑप्शन हो जाएगा। पहली तो बात है कि प्राइमरी सेकेंडरी कॉलेज और जनरल पब्लिक लेवल। ठीक, श्रेणी जो है इसमें प्राथमिक माध्यमिक कॉलेज और सामान्य सार्वजनिक स्तरों पर होगा। दूसरा, हिंदी इंग्लिश एग्ज़ाम जो है हिंदी इंग्लिश 12 रीजनल लैंग्वेज में होगा। और देर विल बी नो फी, कोई मतलब फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आज का हमारा जो है ये वाला सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को हमारा गाइडेंस अच्छा लगता है तो आप लोग जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे साथ टेस्ट सीरीज सॉल्व करना चाहते हैं, पूरा टेस्ट मटेरियल और स्टडी मटेरियल सब कुछ चाहते हैं, 1-to-1 गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप लोग हमारा इस तरीके से जो भी PDF है सब कुछ जो आपको चाहिए, पर्सनली गाइडेंस चाहिए सब कुछ, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 8564880530 9696066089 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। UPSC का देखिए फिर से बता देता हूँ, इसकी फ़ीस है मात्र 13,000 रुपये, GST इंक्लूडेड है। इसमें टेस्ट सीरीज सब कुछ है। साथ ही साथ इसका हम जो है 31 जनवरी से नया पेड ग्रुप चालू हो रहा है, 31 जनवरी से। लेकिन आप लोग अभी चाहो अभी से ज्वाइन कर लो। आप लोग को डेली करंट अफेयर, डेली आप लोग डाउट सब ये सब पूछ सकते हो। 31 जनवरी से क्या होगा कि आपको शेड्यूल पूरा दे दिया जाएगा कि किस तरीके से टेस्ट होगा, किस तरीके से पढ़ना है, आगे बढ़ना है। ठीक, इसी साथ साथ जो EPFO का भी हमारा पेड ग्रुप चल रहा है उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इसकी फ़ीस है मात्र 5,000 रुपये। आप लोग जो है आराम से इसमें टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, 1-to-1 डिस्कशन, अलग से डिस्कशन ग्रुप है हमारा टेलीग्राम पे, और उसको आप लोग जो है आराम से वहाँ पे पूछ भी सकते हो, आपस में पूछ सकते हो। हम लोग जो एडमिन है वहाँ पे वो भी आप लोग को जवाब देते रहते हैं। कॉल करने के लिए सिर्फ ये 2 ऑफिशियल नंबर हैं, 8564880530 और 9696066089 पे कॉल करिए। ठीक, इंटरलिंकिंग ये सारी एक्सरसाइज लगातार करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि वो नोट्स ही आखिरी में रिवीजन करने के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। तो इस तरीके से आज का सेशन खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।